फोर्थ सेम बीसीए के छात्रों के लिए जो नाटक है माधवी, उस नाटक के प्रथम अंक को पहले ही समझाया जा चुका है और द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य को भी समझाया जा चुका है। इस वीडियो में द्वितीय अंक के दृश्य 2, 3 और 4 को समझाया जा रहा है। दृश्य 2 में आने वाले पात्रों का नाम इस प्रकार है: माधवी, धाई, बांदी, गालव और मंत्री। प्रस्तुत दृश्य में अयोध्या में मना रहे उत्सव को दर्शाया जाता है। माधवी और राजा हर्यश्च को पुत्र लाभ हुआ था। वह बच्चा माधवी का लक्षण पाया था। महाराज उस बच्चे का नाम वसुमना रखे थे। सोते हुए बच्चे को माधवी धाई की हाथों में सौंपते हुए बांदी के हाथों में मुकुट तथा सभी आभूषण उतार कर दे देती है और प्रसाद से बाहर निकलकर गालव के इंतजार में एक पत्थर पर बैठ जाती है। गालव के आ जाने पर माधवी अपने बच्चे के बारे में ही बात करती रहती है। गालव उसे भावुकता से बचने के लिए कहता है और 200 अश्वमेधी घोड़े मिल जाने की खुशी में उसी का वर्णन करता रहता है। वह उन घोड़ों को गुरु विश्वामित्र के पास भिजवा दिया था। माधवी बार बार अपने बेटे की रोने की कल्पना करती रहती है। गालव से इसके बारे में कहने पर वह माधवी को अपने मन को शांत रखने के लिए सुझाव देता है। माधवी बच्चा पैदा होने से पहले तो सिर्फ गालव के बारे में सोचती रहती थी, लेकिन बच्चा होने के बाद वह अलग ही बन गई थी। वह गालव को यह भी बताती है कि क्या कुछ दिनों तक हम यही नहीं रुक सकते हैं, तो इस बात के लिए गालव मना कर देता है। उसने पता लगाया था कि काशी नरेश दिवोदास के पास भी अश्वमेधी घोड़े हैं। उसे अभी 600 घोड़ों का प्रबंध करना था। इसी कारण से वह माधवी को अगली यात्रा के लिए तैयार कर रहा था। तो इसी बीच में मंत्री महाराज हर्यश्च का संदेश लेकर आता है कि माधवी चाहे तो जन्मोत्सव तक अयोध्या में ही निवास कर सकती है, लेकिन अतिथि गृह में। माधवी इस स्वीकार को मना कर देती है और महाराज हर्यश्च से मिले बिना निकल पड़ती है। माधवी गालव को अपने स्वप्न के बारे में कहती है कि जो स्वप्न उसने आश्रम में रहते हुए देखा था, उसी तरह का फिर से देखा और फिर से अपने पुत्र को याद करते हुए व्याकुल हो जाती है। गालव स्त्री को दुर्बल कहता है और वह कोई दायित्व नहीं संभाल सकती है, ऐसा भी कहता है। इस बात के लिए माधवी गालव को समझाती है कि यही दुर्बल नारी ने पिता के वचन निभाते हुए तुम्हारे साथ तुम्हारा संकल्प पूरा करने के लिए खड़ी है। माधवी बातों के बीच में महाराज हर्यश्च को लंपट राजा कहकर संबोधित करती है, क्योंकि उसने माधवी के महल में जाने के बाद और 2 विवाह किया था। जिन रानियों से राजा को संतान नहीं मिली थी, उनकी स्थिति बहुत बुरी थी। गालव गुरुदक्षिणा से मुक्त होने के लिए इतना सब कुछ कर रहा था, लेकिन माधवी गालव को प्राप्त करने के लिए उसका साथ दे रही थी। वे दोनों अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। बच्चे के रोने की आवाज़ से यह दृश्य समाप्त होता है। दृश्य 3 में आने वाले पात्रों का नाम इस प्रकार है: कथावाचक गालव, माधवी, काशी नरेश दिवोदास, विदूषक,
भृगु महर्षि, साधु। अब इसी द्वितीय अंक के दृश्य 3 को देखा जाए तो दृश्य की शुरुआत कथावाचक से हुआ है, जो काशी नरेश दिवोदास का परिचय देते हैं। प्रजा राजा को रसिक राजा भी कहते थे। वे बड़े कला प्रेमी थे और हर समय रास रंग में ही लीन रहते थे। राजा दिवोदास के रानीवास में 35 रानियां थी, पर पुत्र लाभ एक से भी नहीं हुआ था। राजा दिवोदास के पास भी 200 अश्वमेधी घोड़े थे। इसी कारण से गालव और माधवी इनके पास आए थे। रसिक राजा दिवोदास शरीर से दुर्बल पतला था, पर बड़ी बड़ी मूंछें थी। वह हर समय विदूषक से अपनी शौर्य पराक्रमता की बड़ाई करता रहता था। दिवोदास विदूषक से कहता है कि उसकी रूप सुंदरता को देखने के लिए नगर की अट्टालिकाएं स्त्रियों से भर जाती है और पेड़ पौधों के पीछे से लोग ताकते रहते हैं। इसी कारण से माधवी भी उसकी ओर आकर्षित होकर आई है, ऐसा उस राजा दिवोदास का मानना था। दिवोदास गालव से पूछता है कि क्या सच में माधवी से पुत्र लाभ होगा, क्योंकि पहले ही 17 पुत्रियां उसकी रानीवास की शोभा बढ़ा रही है। उसी समय मुनिराज भृगु महर्षि का संदेश लेकर एक साधु उपस्थित होता है। मुनिराज से किया गया अनुष्ठान संपन्न हुआ था और उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि शीघ्र ही राजा के वंश में वृद्धि होगी, वीर पुत्र का जन्म होगा और उसी से शत्रुओं का नाश भी। साधु के बातों से संतुष्ट होने वाला काशी नरेश दिवोदास गालव से कहता है कि वह माधवी को अपने रानीवास में रखने के लिए तैयार है। पुत्र लाभ होते ही उसे मुक्त भी कर देगा। अगर इससे पुत्र लाभ नहीं हुआ तो दोनों को काल कोठरी में बंद कर देने की चेतावनी भी देता है। माधवी को बिलिनी और वन कन्या कहकर संबोधित करने वाला दिवोदास उसे 16 श्रृंगार करके उपस्थित होने के लिए कहता है, लेकिन गहने पहनकर आने से मना करता है। इस तरह यह दृश्य समाप्त होता है। माधवी नाटक के द्वितीय अंक में आने वाले दृश्य 4 को यहाँ पर समझाया जा रहा है। दृश्य 4 में आने वाले पात्रों का नाम है कथावाचक, विश्वामित्र, तापस। कथावाचक विश्वामित्र के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र को अचानक से अश्वमेधी घोड़ों से प्यार क्यों हो गया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने अश्वमेधी घोड़े ही क्यों मांगा। अपने गौरव बढ़ाने के लिए तो कहीं उन्होंने अश्वमेधी घोड़ों की मांग नहीं की। यह गालव के अहंकार को तोड़ना उनका उद्देश्य था। ऐसे प्रश्नार्थक सोच को प्रस्तुत करते हैं। नेपथ्य से तरह तरह के शोर सुनाई देती है। घोड़ों के ताप तथा लोगों के शोर की आवाज़ आती रहती है। आंखों के लिए आकर्षणीय अश्वमेधी घोड़ों को देखकर 2 लोग उसी के बारे में बातें करते रहते हैं कि यह घोड़ा कितना सुंदर है, कहाँ से आ रहे हैं और इसे कहाँ ले जाया जा रहा है। एक आदमी उन लोगों को समझाता है कि यह सब ब्राह्मणों के घोड़े हैं। राजा गादी ने यज्ञ संपन्न होने पर दिया था, जो 1000 था। इनमें से कुछ घोड़ों को तो उन्होंने उत्तराखंड में कुछ राजाओं को बेच दिया था।
वितस्त नदी में बाढ़ आने पर सैकड़ों अश्वमेधी घोड़े भी बह गए। अब बचे कुचे घोड़ों को गुरु विश्वामित्र ने लेना स्वीकार किया है। इसी दृश्य में गुरु विश्वामित्र का आश्रम दिखाया जाता है, जिसमें तापस और गुरु विश्वामित्र गालव के बारे में बात कर रहे थे। तापस गालव का मित्र था, वह उसे गुरु भाई भी कहता है। तापस गालव के लिए जो गुरुदक्षिणा मांगी गई थी, उस विचार से विचलित हो गया था। तापस गुरु विश्वामित्र से सवाल करता है कि समस्त आर्यवर्त में 600 अश्वमेधी घोड़े ही है, तो गालव 800 अश्वमेधी घोड़े कहाँ से जुटा पाएगा? इससे ज़्यादा जितने भी अश्वमेधी घोड़े थे, वह सब वितस्ता नदी के बाढ़ में बह चुके हैं और बचे घोड़ों को विश्वामित्र ही ले लिया था। इन परिस्थिति में गालव घोड़ों का प्रबंध कैसे कर पाएगा? यह सब जानते हुए वे उन्हें गुरुदक्षिणा के ऋण से मुक्त क्यों नहीं कर रहे हैं? यह सब सवाल तापस विश्वामित्र के सामने रखता है। तापस के इन प्रश्नों के लिए गुरु विश्वामित्र शांत रूप से जवाब देते हैं कि गालव बड़ा स्वाभिमानी युवक है। वह इस तरह अपने गुरुदक्षिणा के ऋण से मुक्त होना अपमान समझता है और यह भी कहते हैं कि भोजनगर के राजा उशीनर के पास 200 अश्वमेधी घोड़े हैं। तापस शांत न होते हुए प्रश्न करने लगता है, कहीं इन सब कामों में आपकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं छिपी है? इस गुरुदक्षिणा से मुक्त न हो पाने के डर से पहले भी एक बार गालव आत्महत्या करने के लिए कोशिश किया था। वह एक युवती के माध्यम से घोड़े जुटाने का प्रयत्न कर रहा है। वह तो अपने 2 बच्चों को खो चुकी है। वह स्त्री भी कितने दिन साथ दे पाएगी? तापस गालव को समाप्त होते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए कहता है कि वह खुद जाकर गालव से कह देगा कि वह अपने को ऋणमुक्त समझे। इस तरह यह दृश्य समाप्त होता है।